14 मई 1954 को देश को किसी तरीके से बगैर बताए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे दबाव बना करके आपने एक आदेश दिलवाया राष्ट्रपति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस आदेश देने से मना किया। उनकी नफरत का आलम यह है कि वो जिस किस्म के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड डिक्टेटर थे, ऐसा दुनिया में कोई नहीं था। और वो आदेश 14 मई 1954 को भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। वो स्पेसिफिक कश्मीर के लिए बना था और कश्मीर का संविधान 1957 में बना। वो इतने मक्कार, उनका विजन क्लियर था, उनको बिल्कुल फोकस थे। आप फोकस नहीं थे, आपके लीडर फोकस नहीं थे। वो कई लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे, आप तो तत्कालिक फायदा देख रहे थे। मुझे कुर्सी मिल जाएगी, मेरे 10 साल और कट जाएंगे। 57 में जब उनका संविधान बना तो ये धारा 35 में, जिसे आप धारा 35 के नाम से 5 अगस्त 2019 तक जानते थे, यही वो धारा थी, यही वो ताकत थी जो नेहरू जी के दबाव में जम्मू कश्मीर सरकार को दी गई कि जम्मू कश्मीर सरकार के लोग तय करेंगे कि भारत के किसी भूभाग में माइनस कश्मीर रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, उसको नागरिकता दी जाए या ना दी जाए। आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, बसना चाहेंगे, कारोबार करना चाहेंगे, तो आपको वहां की नागरिकता वो जिहादी और इस्लामिक आतंकवादी देंगे जिनका नाम है मूसा दुजाना, जो हुर्रियत चलाते हैं, जो सरकार में अलग अलग नामों से बैठते हैं। जब उनको जरूरत लगी, उनको लगा कि 1947 के अंदर हालात है, तो नेशनल, उस वक्त उस पार्टी का नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लेकिन अपने मुखौटे पे चादर चढ़ानी थी तो मुस्लिम हटाया, उसका नाम लिख दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि उनका वो चरित्र आप लोगों को पता ना चले। और कमाल देखिए कि 14 मई 1954 को आपने कोई चीज पास की है तो उन्होंने कहा कि हम इसे अपने संविधान में जोड़ेंगे, लेकिन हम इसको 1954 से नहीं जोड़ेंगे, हम इसको 1944 से जोड़ेंगे। न बिजनेरी प्रधानमंत्री ने पूछा, मैं होता तो कहता 1944 से क्यों रखना चाहते हैं, 632 रखिए, पूरी मुराद पूरी करिए, थोड़ी बहुत क्यों करें, पूरी करें ना मामला। मैं इस पार या उस पार रहने में यकीन करता हूं, मैं बीच में रहने में यकीन नहीं करता। लेकिन वो शातिर, वो शुरूर, वो एंटी इंडिया और वो एंटी हिंदू साइक हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे राजनीतिक लोगों को अगर उस वक्त पता चल गई थी तो उसका कोई तोड़ निकालते। जो 2-4 समझदार थे वो तोड़ निकाल के गए हैं, लेकिन बाकियों ने सरेंडर कर दिया। इसलिए आप 70 साल से इसी में जद्दोजहद कर रहे हैं। धारा 370 कैसे हटेगी, 35 में कैसे हटेगा, भारत के संविधान में ये नहीं है, ये क्यों है। आपकी सारी ताकत 70 साल में चली गई इसी में। अगर ये सब ठीक होता तो आज आप कहीं और होते, आज कहीं और होते। आप जिंदगी में यही लड़ रहे हैं कि कल ईद है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हमने चाक चौबंद इंतजाम कर लिया है, पूरी सुरक्षा के साथ ईद मनाई जाएगी। 70 साल पहले अगर हम जेल गए होते तो हर दिन एक सही रहता, ना हमें पुलिस लगानी पड़ती, ना हमें कर्फ्यू लगाना पड़ता। तो हमने, उन्होंने क्या किया कि जब 1944 की डेट रखी तो किसी ने पूछा नहीं कि भाई 1944 क्यों रखना चाहते हैं, 1944 में तो भारत आजाद भी नहीं थी। बोले नहीं, क्योंकि आम आदमी को चिंता ही नहीं थी। बहुत सारी चीजों को मैं कहता हूं तब की बात छोड़िए, पिछले 70 साल में इसके बारे में एक चर्चा की, पूरे पार्लियामेंट, पूरे समाज में चर्चा नहीं की, पूरी जुडिशरी में चर्चा नहीं की, इसके बारे में कभी कोई बोला नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है कि हमारे यहां बड़े सारे काम हो रहे हैं भारत के, हमारे यहां बड़े सारे संगठन बने हुए हैं, मुझे लगता है वो भी इसमें शामिल थे। सिर्फ उन्होंने 1944 की कट डेट इसलिए रखी कि जो 1944 से लेकर 57 तक जम्मू कश्मीर में आएगा हम उसको नागरिकता नहीं देंगे। 1944 से 1957 तक जो हमारी स्थिति है
हम आजाद तो 15 अगस्त 1947 में हुए, लेकिन अगर 1946 के बंगाल को देखते, 1946 के हैदराबाद को देखते, तो शायद हमारे कान खड़े हो जाते। लेकिन उस वक्त भी यही मानसिकता थी और आज भी थोड़ी थोड़ी ये मानसिकता है। ये कश्मीर का मामला है, हमसे क्या मतलब? हम तो खरगोन में मस्त हैं, दिल्ली तो ठीक है, हैदराबाद में कुछ लोग मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मालदा में है तो क्या है, कैराना में क्या है, रामपुर में क्या है, अलीगढ़ में क्या है। इस सोच ने हमको कभी एक सार्वजनिक तौर पे एक नेशन की तरह सोचने के लिए कभी मजबूर नहीं किया। हम छोटे छोटे हितों में लड़ते हैं, हमारा क्या होगा, हमें ये मिल जाए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम सबसे आसान और सबसे जल्दी बिकने वाले लोग हैं। इसलिए मैंने कहा, हमारा निजी तौर पे बहुत चर्चा हम करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर एक राष्ट्र के रूप में आप सोचें और वाकई राष्ट्र की चिंता है, तो अपनी कमियों को दूर कीजिए। सोचिए कि आप 1000 साल तक गुलाम बोलो के रहे, और आज भी हम उसी मोड़ पर खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 1944 से लेकर 1957 तक जितने लोग आए थे उसमें 5600 परिवार थे। और जरा सोचिए, उनकी मानसिकता को सोचिए। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, सनातन के लोगों, आज के भारत में जीना सीखो। उस आदर्श को जब यह समाज प्राप्त कर ले, तब उस आदर्श को दिखाना। इस भीड़ तंत्र में 5000 साल पुराने आदर्श से नहीं जी सकते। आप वो आदर्श प्राप्त करना चाहते हैं, उसी में जीना चाहते हैं। इसलिए आज भी आपको लगता है कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आर्मी का काम है बॉर्डर की रक्षा करना। आप सब समाज के लोग हैं, इसलिए हर चीज का हल सब तरीके से ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये देश में सब समाज के लोग नहीं रहे। एक बड़ी तादाद में लोग हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि जो हमने 46 में किया था हैदराबाद में, जो हमने 46 में किया था बंगाल में, जो हमने 46 में किया था कश्मीर में, आज भी हम वो ही करेंगे। इसलिए आपके सामने संकट दूसरा है, आप भीड़ तंत्र के सामने लड़ने लायक नहीं है। ये जो डर बनाया गया आपको, उसी डर के कारण इस देश में पिछले 70 सालों से एक न दिखने वाली अदृश्य, एक इनविजिबल सत्ता, जिसको हमने धीरे धीरे मजबूत होने दिया, एक पैरेलल सत्ता इस देश में क्रिएट कर दी गई। और वो सत्ता आपको जब जब कोई भी सरकार आएगी, जब भी उन मुद्दों पे बात होगी, वो इनविजिबल सत्ता जो दिख नहीं रही थी 70 साल से, वो अपनी ताकत अंदर से दिखाती है। और जब वो ताकत दिखाती है, तो आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं, आजाद भारत में आप ही के प्रदेश की एक महिला अपने शौहर से तलाक लेने गई थी। तलाक लेने के बाद वो भटकती रही, वो देवबंद भी गई, वो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट भी गई, वो अहले हदीस भी गई। किसी इस्लाम के ठेकेदार ने उसके तलाक को जस्टिफाई नहीं किया। वो भारत की सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भारत की महिला हैं, भारत की नागरिक हैं, आपका मजहब क्या है, धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, हमको इससे मतलब नहीं है। हम भारत के कानून के तहत आपको तलाक में जो कुछ होगा वो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस शाहबानो को तलाक के बाद कंपनसेशन दिलवाया। बात यहीं से शुरू होती है। न भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और न ही उसे आरएसएस का समर्थन था। जिस वक्त ये फैसला आया, उस समय देश के अंदर एक युवा प्रधानमंत्री पैदा हुए, जिन्हें कहा जाता है कंप्यूटर युग के प्रधानमंत्री। भारत की संसद में 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी किसी के नहीं हुए। उस सरकार के ऊपर सिर्फ इसलिए
भारत के अंदर जिस एजेंडे के तहत हमने 1946 में ये सब किया और सरकार ली और मुल्क बना लिया, अब भारत में रह करके हमें कई मुल्क बनाने हैं। उन लोगों ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध का एक ही कारण था कि ऐसा ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट को रास्ता नजर आ जाए और ये सिलसिला फिर हमारी जो अदृश्य सत्ता है, जो इनविजिबल सत्ता है, ये उसको चैलेंज करने लगे। उस फैसले पे दबाव बनाया। भारत का प्रधानमंत्री आधुनिक था, इतनी बड़ी मैंडेट के साथ पार्लियामेंट में आया था। इस भीड़तंत्र जिहादियों ने इतना दबाव बनाया कि भारत की पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला पलट दिया। यह उनकी विक्ट्री का साइन था कि हमारे मामलात में हिंदुस्तान की कोर्ट, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान की संसद जब भी कोई फैसला लेगी हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। हम चाहेंगे तो होगा, हम चाहेंगे तो पलट देंगे। यह ताकत थी उनके अंदर, इसलिए ये मामला चला। इसलिए आप 150 साल से राम मंदिर के लिए इंतजार कर रहे थे। आपको लगता था न्यायपालिका देगी, न्यायपालिका के अंदर भी उनका डर गया था। इस देश की पुलिस डरती है उनसे, और इसलिए नहीं कि पुलिस वाले में पुरुषार्थ कम है। इस देश के दलाल, इस देश के चाटुकार नेताओं ने इस देश की पुलिस को भी कमजोर किया। उस पुलिस वाले के पास मैंडेट है, ताकत है, लेकिन ये पूरा देश, ये पूरा राष्ट्र जब ये सीन देखता है तो उसको तकलीफ नहीं होती, मुझे होती है कि सरकार का आदेश है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, और ये जिहादी जलते टायर पत्थरों से आपकी पुलिस को दौड़ाते हैं। पुलिस दौड़ रही होती है, ये मारते हैं। ये किसी एक ऐसे राष्ट्र, जिस राष्ट्र के अंदर हजारों साल की सभ्यता के मानने वाले लोग, उस राष्ट्र का एक अंग, उसे कुछ जिहादी, उसे कुछ इस्लामिक आतंकवादी अपने एजेंडे के लिए दौड़ा के इसलिए मारते हैं ताकि उनकी पूरी कौम में मैसेज जाए कि हम किसी से डरते नहीं हैं। एक राज्य जम्मू कश्मीर जो भारत की धरती पे था, आजाद भारत में बना, लेकिन उस राज्य ने भी आपके नेताओं को बौना करके संवैधानिक दबाव में, कॉन्स्टिट्यूशन के दबाव में, तमाम अलग रियायतों के बाद 70 साल के अंदर भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक राज्य बन चुका था। हम इतने डरे हुए, इतने बौने लोग थे दिल्ली की सत्ता में। उन्होंने अपनी एक अलग असेंबली बनाई जिसका टर्म 6 साल था। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके खून में तो मुगलों का खून था, कि अगर भारत का प्रधानमंत्री होगा तो जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री होगा, यहां चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। हमने कहा साहब ये भी ले लीजिए। उनके संविधान में 20 एंटी इंडिया कानून पास हुए, उनके संविधान में 20 प्रोविजन एंटी हिंदू पास हुए, सिर्फ इसलिए कि उस राज्य में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। भारत की धरती पे 2 नेशन थ्योरी का जिसका विरोध भारत ने किया, वो भारत की धरती पर हमारे बौने नेताओं ने बस में दिया। इसलिए वहां की चुनी हुई मुख्यमंत्री शपथ लेकर के भारत के संविधान पे हमारे टैक्स के पैसे से पलने वाला राज्य, क्योंकि उनका जीडीपी में 0 कंट्रीब्यूशन है। सक्सेसिव सरकार आती है, कोई 1 लाख करोड़ देती है, कोई 80,000 करोड़ देती है, लेकिन बदले में वो राज भारत के हर उस नागरिक को, हरियाणा एक शहर राज्य है, उस राज्य के कोई ऐसा गांव और शहर नहीं है जिसका बच्चा जम्मू कश्मीर में फौज में न मारा गया। हमने पूछा नहीं कि फौज को मैंडेट होता है, फौज भारत की प्रभुसत्ता को रिप्रेजेंट करती है, फौज पे हमला भारत पे हमला होता है भाई। हमने नहीं बताया, लेकिन एक नेताजी थे, मुझे माफ कर दे, वो बार बार एक ही बात कहते थे। मैंने कई बार पूछा, उस जमाने पाकिस्तान मेरा दौरा बहुत रहता था, वो बार बार कहते थे भारत की प्रभुसत्ता पे अगर हमला हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। अब ये प्रभुसत्ता कहां छुपी हुई थी मुझे पता नहीं चली कहां है, और प्रभुसत्ता कहते किसे हैं। भारत की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, प्रभुसत्ता पे नहीं हमला हुआ। भारत की फौज पे हमला हुआ, प्रभुसत्ता पे हमला नहीं हुआ।
भारत में अंदर 1000 बम धमाके हुए प्रभुसत्ता में। तो ये प्रभुसत्ता है क्या चीज, ये बताई नहीं आज तक। ये अच्छा हुआ कि समय रहते हुए उन्हें हटा दिया। इसलिए हम एक राष्ट्र के रूप में मजाक में, दुनिया आप पे हंसती है, दुनिया हम पे हंसती है, क्योंकि दुनिया 1947 के भारत को नहीं जानती, दुनिया हजारों साल पुराने भारत को जानती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में कोई कहानी सुनाए आपको, आप माने, आपके सामने डेली घट रहा है, पूरी दुनिया उसका रेमेडी ढूंढ रही है, उसका इलाज कर रही है। आप इलाज नहीं करते, आप उस बीमारी को और मजबूत करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो स्टेटस इसको है ये बना रहना चाहिए, मेरा टर्म पूरा हो जाए, मेरी सत्ता के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, बस इतना ही है। क्योंकि बड़ा सा फोटो लगेगा, कहा जाएगा साहब बड़े विजनरी थे, साहब बड़े महान प्रधानमंत्री हमारे यहां गुजरे थे। इस तारीफ में लोगों ने इस राष्ट्र को गिरवी रख दिया, और धीरे धीरे वो इनविजिबल सत्ता इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि आज उनको लगता है कि जो वो चाहेंगे वही होगा, वो जायज हो या नाजायज हो। लेकिन सिर्फ इतना ही बदला है कि आपने 1000 साल के बाद राजा ताहिर सेन, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को अपने यहां शरण दी, उनके नवासों को बचाया। उस पूरे खानदान को बचाने में राजा ताहिर सेन का परिवार मारा गया, वो खुद भी मारा गया। आज के बौने लीडर हम तो सोच सकते हैं उस जमाने सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी, और न राजा ताहिर सेन को किसी के वोट चाहिए थे। राजा ताहिर सेन ने वो किया जो 5000 साल पुराना डीएनए था उसका। इसलिए आज आप पे आरोप लगाते हैं लोग हम काफिर हैं। अरे हमने काफिर होकर भी प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को बचाया, और तुमने मुसलमान होकर के प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों की गर्दनें काटी और नारे तक भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तय करो कि हम कौन हैं और तुम कौन हो। एहसान है हमारा तब भी एहसान था और आज भी है कि हमने अपनी परंपरा नहीं छोड़ी। लेकिन हमारी परंपरा को अगर कमजोरी समझने लगे हो और ये मानते हो कि 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी पूजा पद्धति के कारण, जिन्होंने एक चिड़िया नहीं मारी पिछले 1000 सालों में, जो सिर्फ लिखने पढ़ने का काम करते थे, जिन्होंने अपने पड़ोसी की तरफ घूर के नहीं देखा, आपकी नफरत का आलम यह था। इसलिए मैंने कहा कि 1944 की जो डेट रखी जम्मू कश्मीर के नेताओं ने, उसके पीछे मंशा यह थी कि उस वक्त 5600 परिवार आए थे और सारे के सारे उसमें हिंदू, बौद्ध, डोगरा थे। इनको नागरिकता से वंचित करना था। आज उनकी गिनती जम्मू कश्मीर में 7.5 लाख है। इस देश के किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी शहर में, किसी संस्था ने कोई डिबेट नहीं करा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर 7.5 लाख लोग पिछले 70 साल से रह रहे हैं, ना वो वोट दे सकते हैं, ना चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ना उस राज्य के नागरिक हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं। उनके बच्चे इस सड़कों के किनारे कब पैदा होते हैं, कब मर जाते हैं, किसी ने चिंता नहीं की। कोई सेमिनार नहीं हुआ इसके ऊपर, ना मानवाधिकारों के राइट वाले भी आए वहां पर, और हम सब भी चुपचाप हैं। उनका चरित्र बताने के लिए मुझे ये बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी। कराची में दलितों के साथ हो रहा है, हम बहुत सारे लोग बहुत चिंतित हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे इन चीजों से बड़ी उलझन है। कराची में क्या हो रहा है वो तो अपनी फितरत के हिसाब से कर ही रहे हैं। अगर ईमानदार होता हमारा समाज और हमारे अंदर एक राष्ट्र के रूप में सोचने की शक्ति होती और हम सनातन को अगर जीते, तो जम्मू कश्मीर में जो जघन्य अपराध हुआ है वो इस देश को नहीं बताया गया। 2014 में हम लोगों ने PIL दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। उस PIL के बाद पूरे देश में हमने जो कुछ किया वो सब आपके सामने है। आर्टिकल 35A के कारण
जम्मू कश्मीर में 7.5 लाख हिंदुओं को नागरिकता नहीं दी। जो राज हमारे और आपके टैक्स से चलता है, जो भारत की धरती पे है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय सेना जाती है, बाढ़ में भी उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद शाह गिलानी को बचाती है, दुजाना को बचाती है, मूसा को बचाती है, अब्दुल्ला को बचाती है, मुफ्ती को बचाती है। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। भारत की धरती पे एक राज है, उस राज का सारा खर्चा हम और आप उठाते हैं। बदले में उनका कंट्रीब्यूशन भारत के अंदर क्या है? वहीं पे 42,000 लोग मारे गए, वहीं पे सेना के लोग सबसे ज्यादा मारे गए, सेना का सबसे ज्यादा मनोबल वहां तोड़ा जाता है। उस राज ने आपके देश में एक अलग देश बना करके आपके भारत के लोगों को नागरिकता नहीं दी। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वहां जो 7.5 लाख हिंदू थे उनको तो दी नहीं, लेकिन पूरे भारत में भी रोक लगा दी कि नहीं, हम देंगे। उसी राज ने 1957 में उस राज में स्वीपर्स की स्ट्राइक हो गई। यह घटना छोटी नहीं है, यह मानव के इतिहास में मुझे कहीं नहीं मिल रही। और खासतौर से वो जो कहते हैं अल्लाह की हुकूमत में सब बराबर होते हैं, निजाम मुस्तफा में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई बात नहीं होती, सब एक हैं। उस स्ट्राइक के बाद वहां के प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने पठानकोट और अमृतसर अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा और यह कहा कि हिंदुओं में एक कम्युनिटी होती है जो गंदगी की साफ करती है, उनको कहीं से लाओ। पठानकोट और अमृतसर से 200 वाल्मीकियों को बुलाया गया 1957 में। 1957 का कैसा भारत रहा होगा आप सोचिए कि उस जमाने क्या अफरा तफरी का आलम होगा। वो आ गए, उनको नौकरी मिल गई, उन्होंने दूसरा सवाल नहीं पूछा कभी, वो अपना काम करने लगे। लेकिन ये कितने झूठ और मक्कार और फरेबी हैं कश्मीर के मुसलमान लीडर। ये 57 की बात बता रहा हूं मैं। बिना बताए चुपचाप जम्मू कश्मीर के संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा गया कि ये जो 200 दलित लाए गए थे इनको नागरिकता तो हम दे नहीं सकते क्योंकि ये 57 के बाद आए हैं, आर्टिकल 35 पे आ गया। ये महत्व नहीं था, नफरत का आलम बता रहा हूं मैं आपको। भारत की धरती पर एक राज बसाया हमारे बौने नेताओं ने और मुझे और आपको मजबूर किया कि हमारे टैक्स से वहां आतंकवादी पैदा हो। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि ये 200 लोग यहां रहेंगे, ये सफाई कर्मचारी का काम करेंगे, ये पढ़ाई पढ़े, जो भी पढ़ना चाहे पढ़े। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये लिखा गया कि लेकिन ये पढ़ने के बाद डिग्री एमबीए की ले लें, इंजीनियरिंग की ले लें, एमबीबीएस की ले लें, ये जो चाहे डिग्री ले लें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज सिर्फ इन्हें भंगी की नौकरी देगा। ये संविधान में प्रोविजन है, पूरी दुनिया में कहीं होता आग लग जाती। अगर भारत में बीएचयू और इलाहाबाद में ये प्रोविजन होता आग लग जाती। हम सब चुप रहे और ये फ्रॉड इस देश में दलित लीडर उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र में जो अपने आप को बड़े बड़े लोगों का वारिस बताते हैं, एक शब्द नहीं बोले। मैंने दिल्ली में उनके वारिसों को पकड़ा एक दिन, वो इस बात पर नाराज हो गए कि आपने क्यों ये काम किया। मैंने कहा अम्बेडकर ठेका आपको देगा थे क्या? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, आप जिनकी फितरत नहीं समझना चाहते और ये चाहते हो कि हम अपनी तिलक लगाने से, धोती पहनने से, छोटी चोटी रखने से हम सब पहचान अपनी मिटा लेंगे तो ये हमारे भाई हो जाएंगे। तो उन्होंने तो साफ साफ कहा भाईचारा, उन्होंने बता दिया भाई कौन है, चारा कौन है। आप चारा बनते रहिए तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा, आप चारा बनना बंद कर देंगे तो फिर वो शाही बाग पे बैठ जाएंगे। तो इस देश में जो एक तरफा सेकुलरिज्म है
किया गया कि हमारे आम हिंदू से बात करिए। जैसे उससे आप बात करने लगेंगे, क्योंकि हम बेसिकली कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, और हमारे अंदर यह डर भरा गया है, क्योंकि हम बहादुर आदमी के साथ खड़े नहीं होते। बहादुर हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में पैदा नहीं हो जाए, ऐसा संकट हम नहीं पालना चाहते। हम अपने बच्चे को मिनरल वाटर पिला करके, छतरी दे करके उसकी पढ़ाई करा के उसे अमेरिका भेज देंगे। यहां संकट हो गया तो घर बदल लेंगे, मध्य प्रदेश से जगह ली उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश बंगाल चले जाएंगे, लेकिन आखिर में यह ध्यान रखना कि हिंद महासागर ही बचेगा। भागने से कोई दुनिया की कौम जिंदा नहीं रहती, कोई कौम जिंदा नहीं रहती। और आपके सामने तो उदाहरण है कि आप तो 15 अगस्त 1947 में आए, आपके तो पुरखों ने हजारों साल पहले, जब पूरी दुनिया में दमन हो रहा था पारसियों का, तो वो गुजरात गए थे, आप लोगों ने गुजरात में बसाया। वो देश इजराइल 48 में बना, आपके यहां तो कन्वर्टेड थे, आप उनसे परेशान थे। उनके यहां तो प्योर थे, 8-8 मुल्कों से घिरे हुए थे, लेकिन उनके यहां बीमारी नहीं थी, सेकुलरिज्म थी। वो जो समस्या है, उस समस्या का निदान जानते हैं। जैसे किसी डॉक्टर से आप किसी गंभीर रोग को छुपाएं और कहें डॉक्टर साहब सर में दर्द हो गया है, तो इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं है। आप बीमारी को बीमारी समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कोई दोस्त नाराज हो जाएगा। अरे इस देश के लिए करोड़ों देश नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक दोस्त की नाराजगी पे राष्ट्र को दांव लगा देंगे, हजारों लोग नाराज होते हो जाए। ये राष्ट्र है तो हम हैं, नहीं तो आप घूमते रहिए दुनिया में, हजारों कौमें हैं, उनका कोई राष्ट्र नहीं, वो भागते घूम रहे हैं। 1948 में उस मुल्क ने अपनी एक पॉलिसी बनाई, दुनिया में उसका खूब विरोध होता है, उसने आज तक चिंता ही नहीं की। किसी ने एक पत्थर मारा, पलट के 3 बम मारे। पत्थर मारने वालों की नस्लों को बता दिया कि दोबारा मत करना, जो कोई बच नहीं जाए। उसका डर यह है कि वो कई सारे इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटी सी आबादी है, लेकिन उसके सामने से भी निकल के अलर्ट रहते हैं। पत्थर हाथ में इस्तिंजा करने के लिए भी होता है, वो भी रख देते हैं, कहीं ऐसा ना हो गलती से मार दिया। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा, मैं अपनी हर भाषण के लिए अगर आप जीवन में और राष्ट्र में स्थायी शांति चाहते हैं, तो इसे भीख की तरह मांगिए मत। हम शांति चाहते हैं, हम शांति प्रिय हैं। आप अपने आप को शांति प्रिय करें तो कौन सी बड़ी बात है? आप शांति अगर स्थायी चाहते हैं राष्ट्र में, तो शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। अपने दिलों पे हाथ रख के बताइएगा, आप किस विचारधारा के हैं, किस पार्टी के हैं, मेरे लिए महत्व है ही नहीं। मेरे और आपके बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है, मेरे वहां रहने, वहां जाने, वहां उस जगह पैदा होने से मुझे उनकी फितरत का पता है। मेरे आपके बीच में सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि जिस चीज से मैं चिंतित हूं, उसी से आप भी परेशान हैं। और किसी को कोई यहां से जाने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैंने कहा, ये सत्ता है, ये कुर्सी बहुत छोटी चीज होती है। एक बार अपनी ताकत का एहसास करो। आपने अभी कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया है, कहीं कोई अतवा फतवा जारी नहीं किया है।
कहीं कोई बंदूक नहीं, कोई कट्टा नहीं, कोई पत्थर नहीं उठाया। ये बात अलग है कि उनकी 1400 साल पुरानी परंपरा है। लोग कहते हैं ये पत्थर क्यों मारते हैं, फलस्तीन में देखो तो पत्थर इजरायली के ऊपर मारते हैं, कश्मीर में मारते हैं। पत्थर से रिश्ता क्या है? उस रिश्ते को समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। इस्लाम में 5 फंडामेंटल है मुसलमान होने के, उसमें से एक है हज। कमाल के मुसलमान हैं जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी जबानें चलाते हैं। कभी उनका हाथ पकड़ के पूछ लेते, पूरी दुनिया में जलील तुम हो क्यों रहे हो? पूरे मक्का मदीने में जहां हमारा जाना बैन है, जहां जहां हमारा जाना बैन है, वहीं पे ज्यादा जलील हो रहे हो। और पूछो उनसे, भाई ये जो कहानियां सुनाते हो हमको झूठी झूठी, और हम इसलिए सुन लेते हैं कि हमको लगता है चलो कोई बात नहीं यार, बहुत कहानियों से एक ये भी कहानी सही। ये जो मुसलमान हज करने जाता है, तो हज कंप्लीट जब माना जाता है जब अराफात की पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा है, उस पत्थर को एक छोटे से पत्थर से उठा के मारना पड़ता है, और मारने के बाद जब आगे जाता है तब हज कंप्लीट होता है। माना यह जाता है कि अराफात के पहाड़ी के ऊपर जो पत्थर है वो शैतान है। ये दुनिया का पहला ऐसा मसला है जो सबसे पवित्र काम करने से पहले ही पत्थर मारता है। ये बड़ा पुराना रिश्ता है पत्थर से। इसलिए कश्मीर में भी पत्थर मारेंगे, इजराइल के फौजी के सामने भी पत्थर मारेंगे, और पत्थर लेके साथ घूमेंगे। लेकिन हमने पत्थरों को भी तराश करके, हमारी परंपरा दूसरी है, हमने पत्थरों को उठा करके मारा नहीं किसी को, हमारे ऊपर जो पत्थर मारा उसे तराश करके हमने गणेश बना दिया, हमने उसे मंदिर में रख दिया, उसकी महत्वता बढ़ा दी। ये तो सभ्यताओं और संस्कृति का मेल है, इसलिए इसके बीच की खाई ये हमेशा रहेगी। आप जीवन लगा दीजिए पूरा, ये कभी एक साथ नहीं हो सकते। और जितनी जल्दी ये बीमारी आपको समझ में आ जाए, उतनी जल्दी ये देश 5000 साल पुराने अपने गौरव को भी प्राप्त करेगा। तो जो वर्तमान चुनौती है आपके सामने, मैं उस पर वापस आऊंगा। वर्तमान चुनौती यह है कि जिस आदमी ने, जिस पार्टी के लीडर ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था बंगाल के अंदर, उस पाकिस्तान बनने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर 1947 में बैन लगा। आपका एवरेज हिंदू यहां जो बैठा है उसको ये तो पता है आरएसएस पे बैन लगा, क्योंकि उन लोगों ने उस चीज को इतना प्रोपेगेट किया कि आपको पता बैन लगा और आप कहते नहीं फिर बैन हटा दिया गया। आपने पलट के पूछा कि 1947 के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर क्यों बैन लगा था? अगर आप पूछना शुरू कर देते तो आपको याद दिलाना बंद कर देते कि भाई आरएसएस पे लगा था। लेकिन आरएसएस का जिक्र करते रहो, कंटिन्यूअस करते रहो, ताकि उनकी चोरी न पकड़ी जाए। 1947 में उस पार्टी के ऊपर बैन लगा, और बैन लगने के बाद उसके बाद उस पार्टी के नाम के आगे से ऑल इंडिया हटा दिया गया। मैंने फिर कहा, चीजों को बदलने से फितरत नहीं बदलती है। कपड़ा कुर्ता पहने या पजामा पहने या पैंट पहने, अगर फितरत है गड़बड़ आपकी तो पत्थर आप टाई में नहीं बांधते। एक और जमूरा है वो इस समय भागा हुआ है मलेशिया में, वो पैंट को भी पजामे की तरह पहनता है, टाई भी लगाता है और टोपी। ऐसा कॉम्बिनेशन दुनिया में किसी अंग्रेज का नहीं है। लेकिन कमाल है, सुबह से शाम बताएगा। और यहां के मक्कार, ये जो कन्वर्टेड मुसलमान है, हम
अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और मलेशिया भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं। झूठ का सामना पूरी ताकत से कीजिए और झूठे को घर तक छोड़ के आइए। आपने अभी सिर्फ इतना ही किया कि 70 सालों में दलित हूं, ब्राह्मण हूं, ठाकुर हूं, ये हूं, वो हूं, इतने सारे फार्मूले आपने अपनाए कि 70 साल में कभी आपने सनातनी और हिंदू होकर वोट नहीं किया। 1000 साल के बाद हालात ने आपको वहां पहुंचा दिया कि आप चाहें या न चाहें, आपके सामने सारे रास्ते बंद कर दिए। नंगा नाच हो रहा है इस देश में, वॉयलेंस का खुल्लम खुल्ला कुछ कुछ कहा जा रहा है। पार्लियामेंट में नंगा नाच हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। सब अपने एजेंडे के तहत बैठे हैं। गद्दी पे कुर्सी खाली होगी तो हम पहले कैसे बैठेंगे, बाद में देखेंगे। आप यकीन मानिए और अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि इतने सालों से हमारी महिलाओं के साथ, हमारी माओं के साथ, हमारी बहनों के साथ कितने सालों से क्या क्या होता रहा है, कभी इसकी आपने चिंता नहीं की। इस पूरे मजहब की सबसे ज्यादा अगर कोई विक्टिम है दुनिया में, वो है औरत। आप बोली लगाते हैं, पैरों में जंजीरें बांध के आप बोली लगाते हैं, ये 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। आप क्या बताना चाहते हैं? आप उसका हिस्सा बांट करते हैं कि 2 बॉस को मिलेंगी, 2 नंबर 2 के पास जाएंगी, 2 नंबर 4 के पास जाएंगी। और ये निकाह हलाला क्या था, ये तो यही कर रहे थे ना। लेकिन आपने 1000 साल के बाद जब सारे रास्ते बंद हो गए, पहली बार इस भारत के चुनाव में बहुत ईमानदारी से कहा कि 2014 का चुनाव निगेटिव वोट था। लोगों ने गुस्से में दे दिया होगा, मैं भी मानता हूं दे दिया होगा। लेकिन इस सब के बावजूद उस 14 से लेकर 19 तक के चुनाव के बाद बहुत सारे काम हुए, उसमें हम और आप जैसे लोग बहुत इफेक्टिव हुए होंगे। किसी को जीएसटी झेलना पड़ा, किसी को टैक्स का मामला था। मैं ये बात शुद्ध रूप से बार बार आपके सामने इसलिए शेयर करता हूं कि आपको इस बात का एहसास रहना चाहिए। हम दुनिया की वो कौम है कि अपने शासक को जिसे हमने चुना है, गलती से उसके दौर में प्याज की कीमत बढ़ जाती है, हम सरकार गिरा देते हैं। हम इतने सेल्फिश लोग हैं, हमारा बड़ा छोटा एजेंडा है। हम बिजली का बिल दिल्ली में माफ हो जाएगा, 2 रुपए किलो चावल बिकेगा, 1 महीने का आटा सस्ता मिलेगा। हम दिल्ली में एक नक्सलवादी को मुख्यमंत्री बना देते। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। हमें अपने ऊपर शर्म महसूस नहीं होती। शुद्ध रूप से चुनाव के घोषणा होने से 1 महीने पहले दिल्ली में बिजली का बिल कम आने लगा। हम खुश हो गए, देखो कितना अच्छा है। 4 महीने के बिजली के बिल के कम दाम आए, पानी की कीमत कम कर दी। हमने उसे फिर दोबारा चुनने की तरफ रास्ता कर दिया। हम 5 साल तक बर्दाश्त करेंगे उसको। वो क्या क्या कर रहा है। वो गाजियाबाद में अखलाक के मरने पे तो जाता है, लेकिन दिल्ली में एक पिता अपनी छोटे से बच्चे के साथ अपने घर के अंदर दरवाजे में क्रिकेट की बॉल से क्रिकेट खेल रहा था। उस कैनवास की बॉल सड़क पे चलने वाले 2 इस्लामिक आतंकवादियों को लग गई। क्रिकेट की बॉल छोटी सी होती है, उसमें कुछ होता नहीं। आप सोचिए कि 10 मिनट में 10-15 जिहादी इकट्ठे हुए, डॉक्टर नारंग और उसके बच्चे की वही हत्या हो गई। देश का कोई लीडर नहीं गया। वहां जाने से वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि नारंग के चाहने वाले कौन हैं?
नारंग होगा वो अपनी लड़ाई अपने आप भुगते, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ जब होगा तब हम देखेंगे। हम इस ग्रंथि से ग्रस्त लोग हैं, इसलिए आपको हर आदमी ने खरीदा क्योंकि आप बिकने के लिए तैयार थे। कभी आपने ये नहीं कहा कि हमारे लिए राष्ट्र महत्व है, जो हमारे राष्ट्र के लिए करेगा हम उसके लिए बिकने के लिए तैयार हैं। आपने ये कभी नहीं कहा। आपके इंडिविजुअल एजेंडे थे। 2019 के अंदर पहली बार जिनके तन पे कपड़े नहीं थे, जो संपन्न नहीं थे, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ बुराई कर लो, लेकिन राष्ट्र बचाता है। इस जन भावना में देश में कौन आया कौन गया ये महत्व नहीं है। कम से कम पहली बार एक राष्ट्र के रूप में आपने सोचना शुरू किया। इसी बदलाव के बाद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, 350 साल पुराना देश जो आजाद हो गया था, जहां वुमेन लिबरेशन के नए नए मापदंड बनाए जाते हैं, उसी देश के एक अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा, मैंने इसलिए कहा अपना लिखा हुआ खुद पढ़ने से अच्छा होता है दूसरों का भी पढ़ना चाहिए। उस दुनिया के इतने पुराने देश, मैंने बार बार कहा कि दुनिया आपको 1947 और राष्ट्रपिता से नहीं जानती। उनको मालूम है इनका पिता कौन है। 1947 में तो हो सकता है कि पिता हमारे आए हो बगैर बताए, लेकिन अगर सनातन की बात कहें तो वेद व्यास हमारा पिता होना चाहिए। वो इस बात को जानते हैं, इसीलिए उनमें ये हिम्मत है। लाख उन्होंने कुछ भी किया हो दुनिया में, ईमानदारी है। हम अपने देश में अपने संसाधनों के होते हुए भी सच नहीं बोलते हैं। उस सबसे बड़े अखबार के एडिटोरियल की आखिरी लाइन लिखी उन्होंने, कहा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और उन्होंने कहा कि आजाद भारत में 2014 में पहली बार कोई भारतीय सरकार बनी है। हमें अपने ऊपर इतना डिसबिलीफ है कि उस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद नहीं यार ये हमारे लिए नहीं लिखी होगी। हम इतने कुंठाग्रस्त हैं, हम इतने बौने हो चुके हैं। 2019 क्यों पैदा हुआ, इससे संकट शुरू हुआ है। और जब समाज जागृत हो जाता है, जब आप जाग जाते हैं, जब आप अपना तेजी से ऊपर उठ जाते हैं, तो सरकारों पे दबाव कितना होता है इसका जीता जागता उदाहरण देता हूं, जिससे मैं सीधे तौर पे कनेक्ट होता हूं। आर्टिकल 35 पे इस एजेंडे के तहत इस्तीफा देकर के मैंने पूरे देश में घूमा। मैंने कहा मेरी बात कोई सुने या ना सुने, 2 लोग भी होंगे मैं ये बताऊंगा, चलते फिरते बताऊंगा, सड़कों पे बताऊंगा। मेरे पास एक पैसा नहीं था कि मैं कोई पंफलेट भी छूटा। ऊपर वाले का भला हो कि आधुनिक कम्युनिकेशन के दौर में ये जो डिजिटल मीडिया है इसने मेरी मदद की है। और पूरे देश को आर्टिकल 35 पे कैसे आया, क्यों आया, किस तरह आया, इसके क्या प्रोविजन है, इतना बताया मैंने कि आधे से ज्यादा लोग मुझे पागल ही समझते थे कि ये इतने बहुत ऐसी चीज को लेके क्यों तुम परेशान हो रहे हो। मैंने कहा ध्यान रखना, तुम उस चीज को नहीं जानते हो जिस चीज में मैं पैदा हुआ। तुमने दूर से कुरान शरीफ देखा है, मैंने बचपन में पढ़ लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं उस सोच को जहां से पाकिस्तान बनने का आइडिया निकला था, मैं उस फाउंडर के स्कूल में पढ़ा, वहीं से ग्रेजुएशन किया है, वहीं से पीजी किया है, नस नस को जानता हूं। इसलिए जब उसका प्रचार हो गया तो आप लोगों तक मेरी बात पहुंची, देश भर के लोगों तक पहुंची, और लोगों ने इसे चर्चा का विषय बना दिया। और 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से बार बार डेट आती थी तो देश में अखबार में खबर छपती थी कि आज जज साहब ने क्या कहा, आज हमारे पक्ष ने क्या कहा, इससे वो चर्चा में रहता था।
मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि बीच इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और पहली बार उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 भी हम आते ही हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। 35A का जिक्र पहली बार हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। क्योंकि 370 में और 35A में थोड़ा फर्क है। 370 में सिर्फ यही प्रोविजन था कि भारत की सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड पावर होगी। भारत की संसद को वहां के लिए कानून बनाने के लिए पहले वहां की विधानसभा पास करेगी, तब भारत की संसद, यानी उल्टे पास करेगी। यह दो ही प्रोविजन थे। लेकिन आर्टिकल 35A भारत के तमाम देश के लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने से रोकता था। और हुआ ये कि उनके मैनिफेस्टो में भी आया। और जब ये समाज पूछने लगा, और आज का डिजिटल मीडिया इतना पावरफुल है कि सरकारों के पास भी उसका डाटा था, इसलिए मैंने कहा कि जब आपने 2019 में वोट दिया था तो पहली बार हिंदू को भी दिया था। आपने किसी के खिलाफ नहीं दिया था। आपने किसी के खिलाफ नहीं दिया था कि हम सत्ता में तुम्हें ला रहे हैं, अब गोली मारना। आपने ये सोच के नहीं दिया था। आपने सिर्फ एक ही बात कही थी, वोट तो हम 70 सालों से दे रहे थे, कभी 2%, कभी 4%, कभी 15%, कभी 16%। लेकिन आपने पहली बार इस देश की सत्ता में बैठने वालों को ये एहसास कराया कि ये वोट सड़क बनाने के लिए नहीं दे रहे। आपने बिल्कुल साफ कर दिया। 2014 से 2019 तक जीएसटी पास होना है, जो कुछ होना था आपने कर दिया। ये वोट हमने राष्ट्र को बचाने के लिए दिया है। और ये ताकत और ये दबाव जब आपने बनाया, तो मैंने इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका दबाव अपनी सरकार हो या अपनी नाती सरकार हो, आपका दबाव ही इस देश को सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन आप अपनी उस रास्ते में प्याज को मुख्य मुद्दा मत बना लीजिएगा। और यही हुआ कि भारत के इतिहास के, खासतौर से संसद के इतिहास में, कुछ बातों को मैं बार बार रिपीट अपने भाषणों में इसलिए करता हूं कि इसका एहसास इसलिए हो कि 1000 साल के बाद हमें अपने होने का एहसास हुआ है। हमने गलतियां की थी, कमियां थी। अगर कमियों को हमने मिटाने की कोशिश शुरू कर दी है तो उस कमी का फायदा क्या हुआ कि आपने जब वोट दिया और सरकार को सत्ता में बिठा दिया और 2014 में 282 सीट दी थी, आपने कहा 303 ले लो, काम हमारा पहले करना, उसके बाद किसी का करना। यह भी हो सकता था कि सरकार के पास बहुमत था, कहते हम जब करेंगे, लेकिन नहीं, आपने उनको एहसास भी कर दिया था। इसीलिए भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के संसद के इतिहास में जो पार्लियामेंट का जो सदन, जिस सदन में रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी, आपके दबाव ने आपके नेताओं को तमाम वो सोचने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो, रास्ता निकालना है। कैसे निकालना है ये दुनिया नहीं पूछेगी, रास्ता निकलेगा तो दुनिया जानेगी। उन्होंने, एक ही नेता है, मैं बार बार इसलिए जिक्र कर देता हूं, एक ही नेता मुझे नजर आया पिछले 25-26 साल के कैरियर में, जिसके यहां चले जाओ बापूजी लटके मिलते थे। जिसके यहां चले, मंत्री नहीं है, संतरी नहीं, बापूजी लटके। अरे भाई, और भी लोग थे। एक नेता था जिसके कमरे का जिक्र हर बार करता था। उस नेता के कमरे में जब वो बैठता था, उसके सीधे हाथ पे वीर सावरकर और उल्टे हाथ पे आचार्य चाणक्य की तस्वीर। मैं तब ये बात कहता था कि लोग इसको सिंबॉलिक ले रहे हैं। मैं उन दो तस्वीर से ड्रॉ करता था। मैंने कहा अगर इस शख्स के कमरे में ये दो तस्वीरें हैं और पूरे देश को दिखती है, क्योंकि सारी राजनीतिक मीटिंगें वही होती हैं, ऐसे ही नहीं टांगी है किसी को खुश करने के लिए, उसी शख्स ने
भारत के संसदीय इतिहास में जिस सदन में इस सरकार का बहुमत नहीं था, इतनी साइलेंट प्लानिंग की, अंदाजा नहीं था लोगों को। पार्लियामेंट में वो आया, उसने जब बोलना शुरू किया तब बोले किस पे बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हैं? आधे लोगों की समझ नहीं आया हुआ क्या है। और जब तक समझ में आता तब तक भारत की राज्यसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, वहीं 370 पास करा था। इसलिए मैंने कहा कि आप ये कहेंगे देखिए हमारा तो बहुमत ही नहीं होगा, तो अनंत काल तक आपका बहुमत नहीं होगा तो काम नहीं होगा क्या? या आपका दबाव था कि सरकार ने हर वो मुमकिन रास्ता ढूंढा जो चाणक्य नीति कहती है। राष्ट्र के लिए जब आप काम करते हैं तो देश में अगर आप कोई उसमें ऐसा भी काम करते हैं जो मान्यताओं परंपराओं के भी अलग होता है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि मान्यताओं परंपराओं के अलग हुआ है, वो ये देखते हैं कि इससे राष्ट्र बच गया है, इसलिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लोगों ने बहुत इंक्वायरी की, ये हुआ क्या है, बहुत परेशान थे और इस प्लानिंग के साथ किया कि राज्यसभा में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहां हो गया और उसके बाद जब बाहर निकले उन्होंने कहा अब तो दूसरा सदन है, वहां तो हमारे 303 पहले से। लेकिन खेल वहां भी हुआ क्योंकि इस मुद्दे पे शार्पली हर आदमी बटा हुआ था, हर पार्टी बटी हुई थी इस एजेंडे के तहत। लेकिन राजनीति में हम तमाम सारे लोगों की एक बड़ी गलतफहमी है, हम जिसको चुन के राजनीति करने वाले भेजते हैं उससे ये कहते हैं कि एकदम साफ सुथरा ईमानदार होना चाहिए, ये साधु की तरह होना चाहिए, ये सच बोलना चाहिए। कहां रहे और साधु से कहते हैं तू राजनीति कर, तो आप कोई कंप्यूटर बाबा पैदा हो जाता है, कोई गोल्डन बाबा पैदा हो जाता है। राजनीति के जो नियम हैं वो नियम मुझे और आपको अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन नियम मेरे लिए नहीं बदलेंगे। हाँ, मैं राजनीति में उस शिखर पर पहुंच जाऊंगा तब नियम अपने हिसाब से बना दूंगा, लेकिन वहां पहुंचना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, एक पार्टी थी, उस पार्टी के बहुत सारे नेता थे, बुजुर्ग हो गए अब तो, इसलिए बार बार आपसे एक समाज से, एक जागरूक समाज से आपसे कहता है जीवन जीने के जो नियम हैं, जो आदर्श है, वो घर की चौखट के अंदर है। घर के बाहर निकलिए, आप ये मान के चलिए आप दंगाइयों से, जिहादियों से आपका सामना होगा, आप आदर्शवाद से जीत नहीं सकते। गांधी जी की तरीके से एक बार आगे करने से कोई मुमकिन नहीं है। ये भी आदर्श के चक्कर में पड़ गए थे बीजेपी वाले, बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन अब आदर्श का भूत चढ़ा हुआ था। लेकिन ऐसा भूत चढ़ा के 1984 में ये पार्लियामेंट में एक फूल दो माली थी और वही पार्टी उन्हीं नियमों के तहत सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा कि हमें अपना एजेंडा लागू करना है, जो राष्ट्र के लिए हमने वादा किया है वो एजेंडा लागू करना है। हम कैसे करेंगे ये तिगड़म हमको चलानी है, हमको इसमें नहीं पूछना है कि ऐसे होगा वैसे होगा। राज्यसभा के बहुत सारे लोग, जो भारत के अंदर परंपरा है मिलजुल के काम करने की, हर पार्टी के सदस्य मिलजुल के काम करते हैं और इनका तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। इन्होंने कहा कि जो डेलीगेशन जाते हैं कि नॉर्वे में जाइए, देख के आइए वहां की म्युनिसिपैलिटी कैसे काम करती है। किसी को नॉर्वे, किसी को डेनमार्क, अलग अलग बहुत सारे डेलीगेशन गए। 2 महीने पहले प्लानिंग कर दी थी कि आप डेलीगेशन में जाइए, देख के आइए। 2 महीने पहले किसी को अंदाज भी नहीं था।
इन्होंने उनसे कहा कि इसमें बीजेपी के लोग कम है। बोले कि कोशिश हम ये कर रहे हैं विपक्ष को ज्यादा मौका दे, क्योंकि सबका साथ हमारा साथ है। 2 महीने पहले प्लानिंग की, डेलीगेशन बाहर गए, कोई नॉर्वे में ढूंढ रहा है सड़क कैसे बनेगी, कोई डेनमार्क में देख रहा है दूध की डेयरी कैसी है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि यहां तो लुट गए। और ऐसा इंतजाम किया उनका कि किसी भी कीमत पे, जिस दिन वो फाइल लेके गए थे गृह मंत्री, उस दिन की टिकट ही अवेलेबल नहीं थी। जब आए तो संकट यह हुआ कि इनके 105 थे राज्यसभा में, मिले 125, बाकी मिल गए, और उनके 66 थे। और पार्लियामेंट जो लोकसभा है, इनकी अपनी गिनती 303 थी और इनके साथियों की मिला के 340 थी। 370 के लिए इन्हें 370 वोट मिले। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये 30 वोट कहां से मिले, बाकी संकट। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, राजनीति को अगर समझना है तो चाणक्य को पढ़ो। जो लोग उस तस्वीर को मजाक समझ रहे थे, वो बोले हमारे साथ ही मजाक हो गया। तो आपकी राजनीति उन्हीं नियमों पे चलेगी जिन नियमों में समाज खड़ा हुआ है। इसीलिए 370 और 35 पे हटने के बाद देश में एक ऐसा माहौल था कि लोगों को लगता था कि देश आज ही आजाद हुआ है। और कुछ लोगों को इस देश में एक बहुत बड़े वर्ग को, जिन्हें लोग अलग अलग नामों से कहते हैं, मैं शुद्ध रूप से कहता हूं उन्हें हिंदी में मुसलमान कहते हैं। 370 और 35 पे नहीं हटी इस देश में। ध्यान रखिएगा, ये बात मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं आपसे। सिर्फ धारा नहीं हटी कि कुछ लोगों को नागरिकता मिल गई और भारत का जम्मू कश्मीर में विलय हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सेना ने 70 साल से विलय करा के रखा हुआ था। मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि कुरान मजीद की एक हदीस है। वो हदीस ये कहती है कि जब तक पूरे भारत पर इस्लामिक परचम नहीं फहराया जाता, तब तक गज़वाए हिंद पूरा नहीं हुआ। और ये गज़वाए हिंद किसी पैगंबर की देखरेख में और उनके ज़ेरे क़यादत में लड़ा जाएगा। ये जो आप पिछले कई सालों से देखते थे कि पटना के अंदर, कोयम्बटूर के अंदर, दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, हर जगह जो बम धमाके होते थे, उसका रूट क्या था? उसका रूट जम्मू था। इसलिए जम्मू के अंदर पिछले 70 सालों में जिस नाजायज तरीके से संविधान के तहत, कानून के तहत नेताओं से बार्गेनिंग करके जो एक ऐसी इनविजिबल सत्ता स्थापित की थी, 370 नहीं हटी है, 33 करोड़ लोगों की बुनियाद हिल गई है। पहली बार उनको पता चला है कि जिस इनविजिबल सत्ता को हमने 70 साल में इतना दबाव बना दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, हम संसद के दबाव से उसे पलटवा देंगे, उस सत्ता का पहला डिमोलिशन हुआ है, जिसके कारण लोगों को लगता है कि ये तो सबसे खतरनाक काम हुआ है। इसने यहां 370 हटा दी है और बालाकोट में जाके बम डाल दिया। इसके पीछे की कहानी बताता हूं कि क्या डर है। ये शाहीन बाग में 92 साल की बुजुर्ग महिला ऐसे भी बैठी है। वहां जो अफरा तफरी का आलम है वो आपको पता नहीं है। मजाक में नहीं बैठे लोग। हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपके भोपाल से कई खिलाड़ी हैं, बैतूल से भी एक साहब गए थे। भारत के राष्ट्रीय खेल जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जीते हैं और खेलते हैं, उस राष्ट्रीय खेल का एक ही मंत्र है। अगर नहीं पता तो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने नेशनल स्टेडियम पर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर की मूर्ति लगी है, उसके अंदर जो लिखा है पढ़ लीजिएगा। मैंने थोड़ी बहुत हॉकी खेली है, इसलिए मुझे पता है। उस खेल का एक ही मंत्र है। आप देखिए हम कितने अपने आप में कंट्राडिक्टरी लोग हैं।
भारत के राष्ट्रीय खेल का जो मंत्र है वो भारत की राष्ट्रीय नीति नहीं है। हॉकी का खेल कहता है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन हमारी नीति क्या है? और हम इस बात में, ऐसी मूर्खता की बातों में बड़ा गर्व होता है। हम ऐसा आदर्श बनाते हैं जो कभी दिखाई तक न दे, लेकिन हम बना लेते हैं क्योंकि दुनिया में महान है। हमने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी डिफेंस पॉलिसी है, हम पहले हमला नहीं करेंगे। ये दुनिया के पहले लोग हैं। इतना कॉन्फिडेंस है कि हम पे कोई बम गिराएगा, हम बच जाएंगे, फिर हम हमला करेंगे। ये पहले दुनिया कैसे लोग? मुझे बताइए मैं गलत है? ऐसा होता है क्या? लेकिन हमने एक आदर्श बना रखा है कि ना तो कभी हम उधर पहुंचेंगे और मरते रहेंगे। पहली बार मैं बार बार हर घटना को, वो जो बैठे हैं शाहीन बाग के सामने, उससे जोड़ के समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उससे समझेंगे कि पूरे देश में जो बवाल हो रहा है उसके पीछे की मानसिकता आपको समझ में आएगी। जिस पाकिस्तान को यहां के मुसलमानों ने एक स्टेट के लेवल पे क्रिएट किया था और ये नारा लगाया था 1947 और 48 और 49 में कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हम हिंदुस्तान। ये स्टेट क्रिएट की गई थी ताकि भारत के अंदर हम अपनी नाजायज मांगों को मनवाने के लिए पाकिस्तान का डर दिखाएंगे, एक स्टेट खड़ी कर देंगे और उस स्टेट में यहां रहते हुए यहां के बौने नेताओं से ऐसी पॉलिसी बनवाई कि हम हमले ही नहीं करेंगे। 3 हमले युद्ध बर्दाश्त किए। एक घटना ने, एक छोटी सी घटना ने कितना बड़ा रूप बदला है। इतनी बड़ी तादाद में खरगोन में मेरे लोग बैठे हुए हैं। एक घटना पहली बार भारत के अंदर इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मैंने कहा कि चाणक्य नीति को पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इस शख्स ने बिना कुछ कहे अपनी फौजों को, अपने एक्सपर्ट्स को इस बात का आदेश दिया कि पाकिस्तान के किसी भी कोने से भारत के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है और लगता है आपको, आपके रडार में आपकी रॉ जो आपको खबर देती है कि यहां से हमला हो सकता है, उन्होंने कहा कि जब तक हमला होने की ये प्लानिंग नहीं बनाए, इससे पहले इन पे हमला कर दें। तो वो बौखलाया क्यों हुआ है? उसकी परेशानी नहीं समझ। वो जो पड़ोसी बेचारा क्रिकेट खेल रहा था ठीक ठाक, अब फंस गया है और ऐसे दौर में आया है जब 2-2 चाणक्य घूम रहे हैं देश में। बाकी सब लोग थे कि नहीं थे? आप याद कीजिए कि जब वो पाकिस्तान उतरा था, उसने उनकी मां के पैर छू लिए, तो ये देश कितना नाराज था। ये सब कैसे करते हैं? ऐसे नहीं जाना चाहिए। अरे वो उन पे नहीं निर्भर था, अपने लोगों को पहले अलर्ट करके गया था। दुनिया कह रही थी कि देखिए ये पीस का मसीहा अपनी दोस्ती के लिए उनके घर जाके, पूरी दुनिया ने इस बारे में यही लिखा। पाकिस्तान और क्या चाहता है? इतने हमले के बाद भी इतना ताकतवर प्राइम मिनिस्टर उनके घर चला गया। हम सबको, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हम बड़ी जल्दी में होते हैं, एक राय बना लिया, दोबारा घर नहीं गया, फिर दोबारा बालाकोट में बमी गए। और जब ये हुआ तो पूरी दुनिया ने क्या करा? आपकी ताकत, आपने अपनी पॉलिसी अपने देश की सुरक्षा के हिसाब से रातों रात बदल दी और कहा कि बालाकोट में ये हुआ वो हुआ, में इससे मतलब नहीं है। रावलपिंडी जो उसका आर्मी हेडक्वार्टर है, उससे 80 किलोमीटर दूर भारत की सेना जाकर के बम गिरा के वापस आ सकती है, ये बता दिया कि दोबारा आपके लोगों ने, क्योंकि 2014 में आपने एक भेजा था, उसे लोग गालियां दे रहे थे आपको, और गालियों से, क्योंकि गाली देने से आप जागृत होते हैं। इसलिए जो जो इस देश
सबको गाली दे रहा है। मैं कहता हूं देते रहो, जो थोड़े बहुत बचे हैं और वो भी ठीक ठाक होते हैं, अभी थोड़े से कुछ और रह गए। आप लोग खाम वो हैदराबाद के उस जोकर के बारे में बुरा सब कहते हैं। मैं तो दुआ करता हूं 10-20 और पैदा हो जाए। जो देर लगा रहे हैं जगने में जल्दी जग जाएगा, नहीं तो रात में मुझे और आपको सभा करनी